a very happy Independence Day, and I hope that you must have celebrated it with very high spirits today. And today it's really a red letter day in the history of our country, huh? Because after too much struggle, we got independent from the clutches of the British. So once again, happy Independence Day to all of you. And that day, I mean, day before yesterday, when the class was going on, the video actually got off, and I just couldn't have an inkling of that. मुझे पता ही नहीं चल पाया. And later I contacted Varun sir, and then I was given to understand that it lasted for some 26 minutes. So I am starting from that point, which I think that was the last one that day, and thereafter we will also hold a discussion on prepositions which also play a very important role in English. All right, so adverbs we were discussing, and in case I happen to say adverbs we were discussing about, so you people must be knowing that it is wrong. डिस्कस अबाउट कभी नहीं होता, हाँ डिस्कशन अबाउट होता है, ये आप जानते हैं. तो चलिए, जो बात थी, अगर हम माने कि यहाँ पे हमारा छूट गया था टू पे, तो हम लोग ये जाने कि ये नेगेटिव एक्सप्रेशंस है और ये अनप्लेजेंट एक्सप्रेशंस के साथ यूज होता है. यानी टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, और जरूरत से ज्यादा इतना ज्यादा कि वो ऑकवर्ड लगे. अब अगर हम कहें कि he is too smart, तो ये तारीफ नहीं है किसी की. अगर मैं ऐसा बोलूं किसी के बारे में, तो ये तारीफ नहीं है किसी की. ऐसा कह के मैं ये बता रहा हूं कि वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनता है. हाँ, आज मान लीजिए he is too tall, अगर कहें तो जितना लंबा आदमी को होना चाहिए. जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा था कि a person got married to a short height lady. लेडी की हो हाइट जो है आप मान लीजिए 4-4.5 फीट और पर्सन हो गया 6 फीट का, तो उस केस में हम कहें he is too tall. तो ये awkwardly looking position है. हाँ, awkward looking position है. तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशंस के लिए होता है. कई बार हम कह देते हैं I am too happy. Oh my God, बिल्कुल मत कहिएगा, अपनी लाइफ में बिल्कुल मत कहिएगा, बिकॉज इसका भी मतलब हो जाता है I am awkwardly happy, जो कि हम कभी नहीं होते. हाँ, तो ऐसा भी नहीं है. और लेकिन इसको पॉजिटिव वे में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल देखिए, रवि इज टू बॉयज टू बी चीटेड. हाँ, अब यहां पे इसके पॉजिटिव मायने हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, जहां पे ये टू और ये टू दोनों आते हैं. इस सेंटेंस का जैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस पहले भी कर चुके हैं. we have done these kinds of sentences earlier as well. इसका अगर पोस्टमार्टम करें या इसकी अगर ग्रामेटिकली स्ट्रिंग्स खोलें या इसमें से इस टू को हटाएं, तो इसका मीनिंग है रवि इज so voice that he can't be cheated. All right, तो इस तरह से तो ये पॉजिटिवली यूज हो सकता है. अदरवाइज ये सारे एक्सप्रेशंस गलत हैं, कभी मत बोलिएगा. हाँ, और अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप एक तरह का ताना मार रहे हैं या आप एक ऑकवर्ड सिचुएशन को हाईलाइट कर रहे हैं. ऑलराइट, कई बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फटाफट से ये परसों का एक बार रिकैप हो जाए. कई बार हम बोल देते हैं आई एम सो हैप्पी. अब बोलते हैं
कई बार मतलब आमतौर पे मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए आई एम सो हैप्पी टुडे, ओ माय गॉड। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस सो के बाद सेंटेंस को पूरा करने के लिए मुझे एक और क्लोज चाहिए। आई एम सो हैप्पी दैट आई कांट एक्सप्रेस। अब तो ये सही है, अब तो ये सही है, लेकिन अगर ये क्लोज में ना लगाऊं, दैट क्लोजेस में ना हो, तो फिर ये गलत है। तो आप कभी भी आई एम सो हैप्पी मत बोलिए, आप बोलिए आई एम वेरी हैप्पी, वेरी मच हैप्पी। और एक एक्सप्रेशन जो है मैंने आपको बताया हुआ है हैप्पी के लिए, आई एम deliriously happy, ये बेस्ट एक्सप्रेशन है। DELIRIOUSLY, I am deliriously happy, मैं बेहद खुश हूँ। तो आप ऐसे बोलिए, यानी he is so happy, I'm so happy, no, he is so sad, no, he is very sad, right? इस तरह से यूज कीजिए इंग्लिश को आप। और देखते हैं आगे जो हम बात कर रहे थे, ऑलरेडी और yet। देखिए इस दोनों का ही मतलब होता है बाय दिस और दैट टाइम। बच्चों थोड़ा फास्ट भाग रहे हैं आज हम। ऑलरेडी और yet दोनों का मीनिंग क्या है? बाय दिस टाइम और बाय दैट टाइम, ये होता है इस समय तक या उस समय तक, लेकिन दोनों की सेंस में फर्क है। ऐसा नहीं है कि जहां ऑलरेडी लगाना हो वहां मैं यट लगा दूं, ये सोच करके दोनों का मीनिंग तो सेम है, और जहां मुझे यट चाहिए वहां मैं ऑलरेडी से काम चलाने की कोशिश करूं, तो ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जैसे वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड आवर रिपोर्ट, तो ये ठीक है, यानी ऑलरेडी जो है वो एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, वो एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, राइट? वी हैव, अब अगर मैं सोचूं कि सर ने बताया था कि येट का मीनिंग भी बाय दिस या बाय दैट टाइप होता है, और यहाँ वी हैव येट सबमिटेड आवर रिपोर्ट, तो ये गलत है। वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड आवर रिपोर्ट, ठीक है, वर्ब के पहले आएगा। और देखिए we haven't already finished our task। मान लीजिए ये सेंटेंस है we haven't already finished our task, तो यहां पर ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे ये गलत है। तो we haven't yet finished our task, या तो मैं ये कहूं तो yet की क्या कहानी सामने आई है? नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ यूज होगा। क्या नोट कर रहे हैं आप लोग? नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ यूज होगा, और इस को we haven't finished our task yet मैं यहां पर भी लगाऊं तो भी ये एक्सेप्टेबल है, एट द एंड भी एक्सेप्टेबल है। आमतौर पर इसको एंड में ही लगाते हैं, राइट? और देखिए ये तो हुई, ये तो हमने सीखा कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और दोनों बाय दिस या बाय दैट टाइम के लिए यूज होंगे। अब देखते हैं आगे, अगर ऑलरेडी को
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करें तो ये सरप्राइज की सेंस देता है। सरप्राइज की इंटेरोगेटिव में करें, ऑलरेडी को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करें तो सरप्राइज की सेंस देता है। जैसे have you already done it? अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम बोलेंगे कैसे, थोड़ा सा बोलने पे ध्यान देते हैं। Have you already done it? Have you already done it? सरप्राइज शो कर रहे हैं हम अपना, कब कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इसी तरह से yet की अगर हम बात करें नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सरप्राइज की सेंस देगा। देखिए ये सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सरप्राइज की सेंस देगा, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सरप्राइज की सेंस देगा। जैसे haven't you done it? अब यहां अगर हम ऑलरेडी लगा दें, haven't you done it already गलत है, haven't you done it yet सही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। ऑलरेडी देखो ध्यान याद हो गया, ऑलरेडी पॉजिटिव, हाँ AP आंध्र प्रदेश ऑलरेडी पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव यट नेगेटिव, YN कुछ भी आप अपना बना लें, YN यट नेगेटिव। ऑलरेडी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सरप्राइज की सेंस देगा, यट इंट्रोनेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सरप्राइज की सेंस देगा, राइट। और यट जो है फ्यूचर के लिए भी यूज होगा, फ्यूचर टाइम के लिए। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा भाई, अभी बताते हैं। आई एम yet to do it। अब आई एम yet to do it का मतलब है कि मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी ये करना है, मतलब मैंने किया नहीं है, ये काम किया जाना बाकी है, राइट। सो आई एम yet to do it, we are yet to go, we are yet to start, अभी हमें शुरू करना है। आई एम yet to deliver a speech, मुझे अभी अपनी स्पीच देनी है, राइट। इस तरह के एक्सप्रेशंस में yet जो है वो फ्यूचर टाइम के लिए भी यूज होगा। तो ऑलरेडी और yet का केस, कम ऑन बड़े ध्यान से, हाँ आई एम सो हैप्पी कभी यूज नहीं करना, आई एम वेरी हैप्पी और आई एम डेलिरियसली हैप्पी बेस्ट एक्सप्रेशन है। और ही सो सैड, नो नहीं, हाँ ही इज वेरी सैड, मतलब सो के बाद हमें एक एक्सप्रेशन चाहिए, हमें दैट क्लोज चाहिए सेंटेंस को पूरा करने में। ये ग्रामर कहती है, और इन केस वी हैपन टू गो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ग्रामर, कम ऑन, देन सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई, हाँ अंग्रेजी गलत हो जाएगी भाई, इंप्रेशन खराब हो जाएगा भाई। तो बहुत ध्यान से, राइट। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा जल्दी में है आज क्योंकि प्रपोजिशंस की भी बात करनी है, आप उन्हें भी नोट करते जाएंगे। एक ये एक्सप्रेशन होता है स्टिल, तो स्टिल भी यही होता है, जैसे बाय दिस या एट दिस टाइम, he is still in the hall, वो अभी भी
he still in the hall का मतलब है he is in the hall at this time, ये मतलब है। और इसको अगर हम नेगेटिव एक्सप्रेशंस के साथ यूज करें नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो ये सरप्राइज की सेंस देगा। जैसे still finished, हाँ, तो सरप्राइज शो करना चाह रहे हैं हम, तो इसका ये मतलब है। बस थोड़ा सा ध्यान से हम he still doesn't agree, तो इसका मतलब है अच्छा वो भी अग्री नहीं है, he still doesn't agree, उसका ये मतलब है, यानी सरप्राइज की हम सेंस देना चाहते हैं। तो still भी एट दिस टाइम मीनिंग होता है, तो और अगर नेगेटिव में यूज करेंगे तो सरप्राइज की सेंस देगा। तो बस ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें थी। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे आज प्रेपोजिशंस की, और प्रेपोजिशंस का भी अपना अहम रोल है। देखिए बहुत सी ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जिन्हें हम अक्सर गलत यूज करते हैं, अक्सर गलत यूज करते हैं। जैसे कई बार कॉन्ग्रेचुलेशंस की जगह कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन की जगह कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यूज कर देते हैं। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन डिबेट, इस तरह से हम यूज कर देते हैं। इनवाइट के साथ तो ऑन 95% केसेस में यूज होता है, इनवाइट के बाद ऑन, जबकि होना टू चाहिए, राइट। तो चलिए बातें करते हैं जल्दी से। और सबसे पहले ये अक्सर एग्जाम में होता है, पूछा जाता है बिटवीन और अमंग। तो बिटवीन हम यूज करें, यानी बिटवीन को हम लोग यूज करें फॉर टू पर्सन्स और फॉर टू थिंग्स, और अमंग को हम यूज करें फॉर मोर देन टू पर्सन्स और फॉर मोर देन टू थिंग्स, राइट। द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज सन्स। अब अगर बिटवीन हिज टू सन्स भी मैं ना कहूं, तो बिटवीन से मुझे ये पता चल जाना चाहिए या समझ लेना चाहिए कि बात सिर्फ दो बेटों की हो रही है, उसके दो बेटे हैं और उसने अपनी प्रॉपर्टी दोनों में बांट दी, राइट। और अगर ये कहें he distributed his property between his 5 sons, गलत हो गया, क्योंकि 5 बेटे हैं, 2 से ज्यादा है, तो यहाँ among यूज होगा, राइट। सो इस तरह से हमें यूज करें between for two persons or two things, और अमंग को आप यहां लिख दीजिए मोर देन टू पर्सन्स और टू थिंग्स, ठीक है ना। और ये समझ तो आपको आ ही गया। हाँ, गो एंड डिवाइड द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, आमतौर पे हम यही कहते हैं, है ना, गो एंड डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट दीज लड्डूस अमंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें पता होता है कि क्लास में 2 बच्चे नहीं है, बहुत सारे हैं, 20, 25, 30 बच्चे हैं, तो हम वहां अमंग यूज करें, बिटवीन ना करें, और जब बात दो की हो रही हो तो बिटवीन यूज करें, बहुत सिंपल। हाँ, अब एक ये आता है बिसाइड, बिसाइड होता है, ये बहुत गलतियां करते हैं इसमें, आप फटाफट नोट करते जाए। बाय द साइड ऑफ, और बच्चों ये हुआ भैया बिसाइड्स, यानी इसमें मैंने एस लगा दिया, मीनिंग चेंज हो गया। क्या मीनिंग हो गया? इन एडिशन टू। तो beside means by the side of, जैसे the chair has been kept beside me, मेरे पास है, by my side। he came
and sat beside his father. वो आया और अपने पापा के पास बैठ गया, राइट? एंड बिसाइड्स को हम कैसे यूज करेंगे? इन एडिशन टू जगह है कि भाई like all the people have come, हाँ, all the people have come besides, कुछ इस तरह से, जैसे besides को हम लोग यूज करेंगे कि Amit was also available at the party besides Mohan, कि अमित तो था ही और मोहन भी वहां पर मौजूद था। तो besides, in addition to, and besides chairs, so many desks have also been arranged, के कुर्सियों के साथ साथ हाँ बहुत सी डेस्क्स का भी प्रबंध किया गया है, राइट? तो besides, in addition to, and beside, by the side of, ये हमने नोट किया। ये हम लोग जानते हैं प्रपोजिशंस में, और कहा एग्जामिनर हमें बताता है। एक इसकी पहले हम बात कर चुके हैं, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। और देखना, ये पहले भी हमने देखा था और किताबों में भी कई बार आपको ये गलत मिल जाएगा। ये अलग अलग 3 शब्द हैं, दोनों का मीनिंग क्या होता है आप लोग जानते हैं, पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद, यानी 2 बातें हैं एक दूसरे के बावजूद हो रही है। जैसे despite my refusal he went to play with his friends, कि मेरे मना करने के बावजूद भी वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, यानी मैंने मना भी किया और वो गया, दोनों बातें हो गई। और in spite of my refusal he went to play with his friends, अब दोनों में एग्जामिनर आपको अटकाएगा कहां कि वो डिस्पाइट के बाद आपको ऑफ लगा कर दे देगा, जो कि गलत होगा, और इन स्पाइट के बाद वो आपको ऑफ नहीं लगा के देगा, जो कि सही होगा। यानी इसमें अक्सर इसी तरह के इस केसेस में प्रपोजिशंस की ये गलतियां करके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, राइट? तो फर्क आपको पता ही है। अच्छा, ये भी हम जानते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ मैं एक बार देख रहा था कि भाई कैमरा चालू तो है, तो कई बार ये भी होता है कि पहले हमने बात की थी कि इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट को हम इंस्टेड ऑफ से कंफ्यूज कर देते हैं, हाँ, या हो जाते हैं। ये जो इंस्टेड ऑफ है, इस इन का मीनिंग ये नहीं होता है, इसका अलग मीनिंग होता है, और इंस्टेड ऑफ का मीनिंग होता है कि बजाय, मींस 2 ऑप्शंस हैं, 2 की बजाय 1 हुआ है। जैसे I took banana instead of apple, मैंने सेब की बजाय केला लिया या खाया, हाँ, तो यहाँ 2 में से 1 होता है और यहाँ दोनों होते हैं, तो कंफ्यूजन में नहीं होना है। इन स्पाइट के बाद भी ऑफ आएगा, इंस्टेड के बाद भी ऑफ आएगा, राइट? एक ये नोट करें, मिस्टेक फॉर, मिस्टेक एक नाउन है, आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक। ये जो सारे एक्सप्रेशन है ना, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं, नोट करते जाएं। मिस्टेक एक नाउन है, जैसे आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, राइट? ये आप जानते हैं कि ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता, बिग ब्लंडर नहीं होता, राइट? लेकिन मिस्टेक अगर वर्ब है और इसके बाद फॉर आ रहा है, क्या कहा मैंने? मिस्टेक एक वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है और इसके बाद फॉर आ रहा है, तो इसका मीनिंग होता है गलती से किसी और को कोई और समझ लेना, राइट? जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा वो राहुल था, अरे यार मैंने तो उसको मोहित समझ लिया, तो आई मिस्टूक राहुल फॉर मोहित। क्या कहा मैंने? आई मिस्टूक राहुल फॉर मोहित। कई बार हमें ये सेंटेंस बोलना पड़ जाता है, अच्छा वो आपका भाई है, ओ माय गॉड, ओ आई मिस्टूक हिम फॉर योर ब्रदर, ओ मैंने गलती से उसे आपका भाई समझ लिया, आई मिस्टूक हिम फॉर
द कल्प्रिट, मैंने उसे गलती से कल्प्रिट समझ लिया। तो ये एक्सप्रेशन मिस्टेक के बाद फोर आएगा और इसका मतलब गलती से किसी को कोई और समझ लेना होगा। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, और स्पॉटिंग द एरर के लिए भी, इसको भी आप लोग नोट करें। और क्या होता है, एक ये एक्सप्रेशन देता है ऑन द बिहाफ ऑफ। वैसे यहाँ पे जो गलती है आर्टिकल की है, मैंने आपको पहले भी बताया है आज, लेकिन ये ऑफ आ रहा है तो मुझे लगा चलो एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। ऑन बिहाफ ऑफ होता है, जैसे मैं कहता हूं आई ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस वेलकम यू। तो ऑन द बिहाफ ऑफ नहीं होता, ऑन बिहाफ होता है, ऑन बिहाफ ऑफ होता है। तो आई ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट वेलकम यू, ये ठीक है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ आप नहीं बोलेंगे। स्पॉटिंग द एरर में कहीं आ जाए तो द जिस भी ए में, बी में, सी में, जहां पर भी हो ढूंढ लीजिएगा, लगा दीजिएगा आप। और गलती कहां होती है, एग्जामिनर प्रपोजिशंस में कहां फंसाता है आपको, वो देखते हैं। ये आप नोट कर लें। अग्री विथ somebody, ये मैंने somebody लिखा शोध में, हाँ, about या over दोनों ठीक है, something। agree with somebody होता है, about या over something होता है, हाँ। complain against, AGAINST, complain against somebody about something होता है, alright। argue with somebody about over something होता है, I'm sorry, I'm sorry children, गलती हो गई, थोड़ा मैंने गलती किया। on something होता है, argue with somebody about या over something होता है, और या फिर for against doing something होता है। अभी देखते हैं इनको सेंटेंसेस में करेंगे। blame something on somebody होता है, राइट। congratulate somebody on something होता है, राइट। invite somebody to some occasion होता है, O double C में occasion होता है, और angry
with somebody that at somebody about something होता है, right? Agree with somebody on something होता है. I agree with you on this issue, right? Complain against somebody about something होता है. I shall complain against you about your missing the skipping the classes, right? ये होता है. Argue with somebody about या over something होता है. We are going to hold or we are going to argue with the manager over this issue, ये होता है. और अगर for या against doing something होता है, जैसे he is holding an argument with his son against his going to Mumbai at this time or of COVID-19. He is holding an argument with his son. He is holding an argument with his son, or he is holding an argument, or he is to argue with his son against his going to Mumbai at this time. ये होता है. या for भी होता है. For अगर हम करवाना चाहें और against हम ना करवाना चाहें. Blame something on somebody होता है. The blame of this act lies on you होता है. Blame something on somebody. Congratulate somebody on something. I congratulate you people on your selections. तो ये होता है. Invite somebody to some occasion होता है. I am going to invite all of you to my birthday. तो on नहीं होगा, to होगा. और angry with या at somebody about something होता है. So I am angry with him about this issue, that issue या कुछ भी. तो ये देखिएगा, ये अक्सर पूछे जाएंगे एग्जाम में. और प्रपोजिशंस जो है वो आप अच्छे से नोट कर लें, राइट? ये कॉन्सुलेशंस के साथ ऑन, इनवाइट के साथ टू, एंग्री के साथ विद या एट, हाँ, और अबाउट समथिंग. तो देखिए कि ये गलती हमसे ना हो. चलिए आगे देखते हैं. समय क्या हुआ? 40 मिनट. ये जो बट है, बट को हम लोग एक्सेप्ट की भी सेंस में यूज करते हैं. मींस I have read the complete novel. I have read the complete novel, but the last 2 chapters. अब यहां पे जो बट है, बट द लास्ट 2 चैप्टर्स, इसका मतलब है एक्सेप्ट द लास्ट 2 चैप्टर्स, राइट? मैंने पूरी नॉवल पढ़नी है सिवाय लास्ट के 2 चैप्टर्स के, राइट? तो बट इस सेंस में यूज होता है. और बट के बाद अगर तुरंत फोर आ जाए, क्या है? बट और फोर. बट के बाद तुरंत प्रीपोजिशन फोर आ जाए तो इसका मीनिंग हो जाता है विदाउट. विदाउट. जैसे मैं कहूं बट फॉर योर सपोर्ट, जैसे बट फॉर द सपोर्ट ऑफ कपिल सर आई कुडंट हैव टेकन द क्लासेस सक्सेसफुली. हाँ, राइट? हाँ भाई, ठीक है. और क्या सारी से
तो but for the help of Kapil sir, यानी without the help of Kapil sir I couldn't have taken the classes successfully. तो but for without के सेंस में यूज होता है, आप लोग नोट करें, और but except की सेंस में भी यूज होता है, आप लोग नोट करें। अच्छा देखिए, एक गलती बहुत मैंने देखा है लोगों को प्रपोजिशंस की करते हुए, उम्मीद है आप नहीं करेंगे, आपने भी सुना होगा, हम लोग कहते हैं हाँ he is good in mathematics। अब यार ये good in नहीं होता मेरे भाई, he is good at mathematics होता है। just a minute, good at होता है, good in नहीं होता, good at। हाँ, तो he is good at singing, he is good at dancing, he is good at English, he is good at physics, आप लोग ये करेंगे। हाँ, और एक ये होता है good with something, somebody, something, इसका मतलब होता है to be equal to handle efficiently। तो इसका क्या मतलब होता है, to be able to handle or do efficiently। तो जैसे he is good with people, he is good with people, मान लीजिए ये सेंटेंस है, आप इस सेंटेंस को बोलते हैं या आप इस सेंटेंस को कोई बोल रहा है और सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है he is good with people का मतलब क्या है, ये ना समझें कि ये लोगों के साथ अच्छा है, ये लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, इसका ये मतलब नहीं होता। अगर गुड के साथ विद आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रही है, इसका मीनिंग हो जाता है he is good और he is efficient enough to handle the people successfully, right? तो मीनिंग को थोड़ा सा देखें, गुड एट मीन्स इसका मीनिंग है टू बी गुड एट समथिंग, इसका मीनिंग है, राइट? गुड विद, इसका मीनिंग है टू बी एबल टू हैंडल एफिशिएंटली। अच्छा कई बार ये एक्सप्रेशन आपने देखा होगा, गुड के पहले अगर फोर आ जाए, गुड के पहले अगर फोर आ जाए तो इसका मीनिंग होता है बच्चों, क्या लिखा मैंने, परमानेंटली, परमानेंटली। आपको आई थिंक दिख रहा होगा, थोड़ा मार्कर आज जवाब दे रहा है, बट आई थिंक दिख रहा है, मैं बोल भी रहा हूं। गुड फॉर, सॉरी फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, इसका मतलब परमानेंटली से मतलब है कि मान लीजिए आप किसी को बोलते हुए सुने कि he has gone to न्यूयॉर्क, he has gone to अमेरिका for good, तो इसका मतलब आप ये ना समझें कि भाई वो अच्छे के लिए अमेरिका चला गया है, इसका मतलब है कि वो हमेशा के लिए परमानेंटली अमेरिका चला गया है, राइट? तो इसका मतलब ये होता है कई बार a few, अब ये थोड़ा सा अलग है, बट ये एक्सप्रेशन में प्रपोजिशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। a few good, इसका मीनिंग होता है several, a few good, जैसे मैं कहूं a few good vacancies for the post of teachers are lying vacant in our school, a few good, तो इसका मतलब है several vacancies for the post of teachers are lying vacant in our institution। तो a few good का मतलब आपने क्या नोट किया, थोड़े से अच्छे नहीं, several, राइट? अब
एक एक्सप्रेशन ये भी आप नोट करें, ये कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए है, ऑल इन गुड टाइम, ऑल इन गुड टाइम। और ये स्पोकन में हम अक्सर यूज करते हैं। और इसका मतलब क्या है भाई, आपने सुना होगा ना, जैसे कई बार हम लोगों को हमें बोलना होता है कि भाई धैर्य रख, पेशेंस रख, हाँ सब ठीक हो जाएगा, है ना। कई बार हम बोलना चाहते हैं किसी को, ऐसा समय कहता है कि भाई हम इसे तसल्ली देंगे बोलकर। तो जब आपको ये बोलना हो तो आप बोलेंगे ऑल इन गुड टाइम, राइट माय डियर फ्रेंड, ऑल इन गुड टाइम, राइट। आप कहना चाह रहे हैं, यानी इसमें ऑल इन गुड टाइम, ऑल इन गुड टाइम 4 शब्दों में आपने कितनी बात कह दी है अपने दोस्त को कि माय डियर फ्रेंड have patience, everything will be all right with the passage of time, और everything will happen, everything will take place, जो तू चाहता है वो हो जाएगा जब सही समय आएगा, राइट। तो उसके लिए all in good time इस एक्सप्रेशन को आप नोट करें, राइट। मतलब यहाँ प्रपोजिशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। और आगे देखते हैं, in time, on time, ये एक्सप्रेशन आपने सुना होगा। वैसे आमतौर पे 90% लोग ऑन टाइम यूज करते हैं, 90% लोग, शायद ज्यादा भी। लेकिन इन टाइम और ऑन टाइम, इन और ऑन दोनों ठीक है टाइम के साथ, दोनों की सेंस में फर्क है, दोनों की सेंस में फर्क है। क्या? इन टाइम का मतलब होता है अर्ली इनफ, राइट। और ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्टली एट द गिवन टाइम। अब डॉक्टर लखा या डॉक्टर मनोज या डॉक्टर अरविंद आपको कोई टास्क देते हैं, आपके मैथमेटिक्स के टीचर्स, मेरा मतलब है, कहते हैं कि भाई संडे को सुबह 10 बजे तक हमें ये चाहिए, और आप संडे को सुबह 9:30 बजे तक, 9 बजे तक, 9:40 तक, 9:50 तक, हाँ 9:55 तक जमा करवा देते हैं, उनको दिखा देते हैं, तो यू आर इन टाइम। और 10 बजने वाले हैं और आप बस देख रहे हैं घड़ी की तरफ, 10 बजने वाले हैं, असाइनमेंट देना, असाइनमेंट देना, और यस लगभग 10 बजे आपने वो असाइनमेंट दे दिया, तो आप ऑन टाइम है। ऑन टाइम मीन्स एग्जैक्टली एट द गिवन टाइम। सो आई हैव डन द टास्क वेल इन टाइम। टीचर्स आपसे कहते हैं आई होप माय चिल्ड्रन यू विल डू द टास्क, यू विल डू द असाइनमेंट, आई होप माय चिल्ड्रन you will complete the syllabus, you will make your revision well in time, के आप सही समय पे, समय के रहते अपना सिलेबस, रिवीजन सब कुछ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो वो देखी जा सके। और एक ऑन टाइम, भाई एग्जाम जो है वो मान लीजिए कल है, और आज आप अपना रिवीजन जो है वो भागते भागते सा पूरा कर रहे हैं, या सिलेबस या आप कुछ टॉपिक जो है लास्ट टाइम पे ही पढ़ रहे हैं, तो दैट इज ऑन टाइम। तो दोनों में फर्क है, दोनों को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा। और यहां पर ये भी एट ऑल टाइम्स, ये एक्सप्रेशन भी आप नोट करें, इसका मतलब होता है always. I'm there to help you at all times. That means I'm there to help you always. इसका ये मीनिंग होता है। और सर एक बार फिर से प्लीज टाइम बताइएगा। 52
in the beginning. In the beginning का मतलब होता है बच्चों at first, और at the beginning को हम यूज करते हैं जैसे at the beginning of the week, month, year, at the beginning of the day, etc. तो इन द बिगनिंग को एट फर्स्ट देखिए कैसे, लाइक इन द बिगनिंग का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत में. इन द बिगनिंग he used to do everything well in time, but later we don't know what happened, that he was hardly able to do anything in time. कि शुरुआत में तो वो सब कुछ समय पर पूरा करता था, बट बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो कभी बामुश्किल से ही कोई चीज समय पर करता था. तो इन द बिगनिंग ऐसे एक्सप्रेशंस में हम लोग यूज करेंगे. इन द बिगनिंग एवरीथिंग वेंट वेल. शुरुआत में हर चीज अच्छी गई. इन द बिगनिंग एवरीथिंग वेंट वेल, बट लेटर things were not very much pleasant. लेकिन बाद में चीजें अच्छी नहीं रह गई थी. तो ऐसे केसेस में in the beginning यूज होता है. At the beginning of the month we went there. At the beginning of the week we will go to Mumbai. At the beginning of the day he started his work quite efficiently, right? तो ऐसे expressions में at the beginning यूज होता है. Okay? अब देखिए आपने ये एक्सप्रेशन भी सुना है इन द एंड. इन द एंड होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं आफ्टर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. इन द एंड और एट द एंड होता है फाइनली. मतलब ये मेरी मर्जी वो वाली बात नहीं है कि मैं इन द एंड बोलूं, एट द एंड बोलूं, इन द बिगनिंग बोलूं, एट द बिगनिंग बोलूं, इन टाइम बोलूं, एट ऑन टाइम बोलूं. मेरी मर्जी नहीं, भाई नहीं, मर्जी नहीं है, अलग अलग मीनिंग है. इन द एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. देखिए कैसे, जैसे Rohit was a laborious boy, and after completing his studies, he tried his hand in so many professions. उसने बहुत से प्रोफेशंस में अपना हाथ आजमाया, but in the end he became an IAS. Yeah, then he started preparing for IAS, and in the end he became an IAS. तो यहाँ in the end became an IAS. ठीक है. आप विराट कोहली को मान लीजिए, आपका फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है, मेरा तो सचिन तेंदुलकर था, अब नहीं खेलता तो अब मैं क्रिकेट भी नहीं देखता. मान लीजिए आपका विराट कोहली है, एक बॉल डक, दूसरी भी ऐसे ही डक ही होता है, डक बॉल ही होता है सर, डक. और तीसरी भी, और फोर्थ बॉल पे या फिफ्थ बॉल पे गया हेलीकॉप्टर शॉट. तो आपने कमेंटेटर को बोलते हुए देखा होगा, है ना, oh and you see in the end here goes the helicopter shot out of the boundary, or a huge six, what a huge six. तो वो in the end बोलते हैं, right? एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल खाली चली गई, और in the end. at the end कब यूज करेंगे? at the end of the match. At the end of the match the trophy was bestowed on the victorious team.
फिर सब कुछ खत्म हो गया, है ना। एट द एंड ऑफ द मैच, जब फाइनली आखिर में ट्रॉफी जीतने वाली टीम को दे दी गई। एट द एंड ऑफ द मैच वी वेंट होम हैप्पीली, के मैच के आखिर में हम सभी खुशी खुशी अपने घर चले गए। एट द एंड ऑफ द मैच वी वेंट टू आवर होम विद अ हैवी हार्ट, हमारी टीम नहीं जीती इसका मतलब, तो एट द एंड ऐसे यूज करेंगे। इन द एंड आप समझ गए कि कुछ चला हुआ और आखिर में कुछ हुआ। जैसे आप कहते हैं कि भाई यू से एनीथिंग टू हिम, आप उससे कुछ भी कहें, इन द एंड ही विल डू व्हाटएवर ही लाइक्स टू डू, आखिर में वो करेगा वही जो वो करना चाहता है। तो इन द एंड ही विल डू व्हाटएवर ही लाइक्स टू डू, ये होना, ये बोलेंगे आप या ये लिखेंगे आप। या स्पॉटिंग द एरर में अगर वहां एट द एंड ही विल डू व्हाटएवर ही लाइक्स टू डू है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ एग्जामिनर हमें घुमा रहा है, यहाँ एट द एंड नहीं इन द एंड आना चाहिए। क्लियर, आगे देखते हैं। ये बड़ा परेशान करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो है ही। और भी देखते हैं। ऑन द टॉप और एट द टॉप, ये प्लेस के लिए होता है और ये पोजीशन के लिए होता है। जैसे द केक इज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, एट द टॉप ऑफ द टेबल नहीं होगा, हाँ, ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। और माय ब्रदर इज एट द टॉप ऑफ द कंपनी, एट द टॉप ऑफ द कंपनी का मतलब है कि वो कंपनी का जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है या रैंक है या डेजिग्नेशन है, मेरा भाई वहां पर काम करता है। तो ऑन द टॉप, एट द टॉप में ये फर्क है। और इन द चेयर, ऑन द चेयर, ये स्पोकन के लिए भी आप याद रखें। इन द चेयर का मतलब है जैसे चेयर में, और ऑन द चेयर का मतलब है चेयर में। फर्क क्या है भाई, देखिए फर्क क्या है, मैंने पहले भी बताया था। इन द चेयर मींस ये वाली चेयर, ये वाली के आर्म्स है, ये वाली चेयर जो यहाँ रखी आर्म्स है, मतलब जब चेयर की या जब सोफे की आर्म्स है तो इन द चेयर या ऑन द चेयर होते हैं। और जब सोफे की या चेयर की या स्टूल की आर्म्स नहीं होती तो हम ऑन द चेयर होते हैं, है ना, मुझे की बात। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो ऑन द चेयर अगर आप लिख रहे हैं, सुन रहे हैं किसी को बोलते हुए, तो आप समझ जाएं कि भाई वो ऐसी चेयर पर बैठा है जिसकी आर्म्स नहीं है। हाँ, तो इन द चेयर, चेयर विद आर्म्स, और ऑन द चेयर, चेयर without arms, like, okay, in the bed, और अब आता है भैया ऑन द बेड। हाँ, बस अब आप क्या सोच रहे होंगे कि यार बेड की तो आर्म्स वगैरह नहीं होती। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे कुछ गलत भी किया, अभी मैं इसको दा को हटाऊंगा। और क्यों हटाऊंगा, क्योंकि इन द बेड या इन बेड सही एक्सप्रेशन है, इन बेड। इन बेड का मतलब है बच्चों कि जिस चीज के लिए बेड बना है, मतलब सोने के लिए, राइट। तो ही इज इन बेड, इसका मतलब है कि वो सो रहा है, आप समझ जाए, राइट। और ही इज इन बेड, इसका मतलब ये भी समझे कि ही इज covering himself with some bed sheet, with some blanket, with some quilt, in bed। और तो ये in bed होगा और ये on the bed होगा। ये प्राइमरी फंक्शन है
प्राइमरी एक्शन या फंक्शन, और ये विदाउट कवरिंग भी है। जैसे मैं कहूं ही इज ऑन द बेड, तो अगर मान लो वो लेटा हुआ है या वो सोया हुआ है, तो इसका आप ये मतलब समझें कि उसने अपने आप को किसी चीज से ढका हुआ नहीं है, ये भी समझें। हाँ, और जैसे दे आर प्लेइंग ऑन द बेड, ये ठीक है कि बेड खेलने के लिए तो होता नहीं है, और दे आर टेकिंग देयर मील ऑन द बेड, तो ये भी ठीक है क्योंकि बेड खाना खाने के लिए तो होता नहीं है। तो बात आती है प्राइमरी एक्शन की, और बात कवरिंग और विदाउट कवरिंग की भी आती है। इन बेड का मतलब कवरिंग भी होता है और या सोना भी होता है, और ऑन द बेड द ये है यहाँ पे, और द आपको याद होगा आर्टिकल्स में लिखा था कि भाई इन बेड जब प्राइमरी एक्शन है तो द नहीं आएगा। हाँ, तो जस्ट सॉरी। तो ये सारी बातें जो हैं आप ध्यान रखिए, तो इन प्रपोजिशंस को ध्यान में रखिए। और ये बहुत सी मतलब प्रपोजिशंस का जो टॉपिक है वो बहुत लेंथी है, लेकिन जहां जहां गलतियां होती हैं, जहां जो प्रपोजिशन आमतौर पर एग्जाम्स में आती है, हमने उस पर बात की है। बाकी जब हम पेपर सोल्व करेंगे तो वहां पे जो भी आएगा उसको हम देखेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास, आज का सेशन यहीं पे हम ओवर करते हैं। फिर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली मेंबर्स एज वेल। एंड विद दिस वी कंक्लूड goodbye. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.